नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे है। मैं एक शिक्षक हूं, एक कोच हूं। मेरा प्रयास रहता है कि बच्चों को और शिक्षकों को जो भी नई जानकारी है, जिससे उनका विकास हो सकता है, मैं उन तक पहुंचा सकूं। तो इसी प्रयास के क्रम में मेरा यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। शिक्षकों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वो ये होती है 40 मिनट की घंटे में बहुत सारा काम करना। आज मैं इस वीडियो में आपको समय को बचाने का, समय को सेव करने का 7 आसान उपाय बताने वाला हूं। 7 आसान उपाय एक शिक्षक के रूप में कैसे आप अपने समय को बचाएंगे और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता लाएंगे, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से 7 उपाय हैं, कौन से 7 रास्ते हैं जिनसे एक शिक्षक के रूप में आसानी से समय बचाया जा सकता है। तो इस संदर्भ में जो सबसे पहली बात मैं आपसे करना चाहूंगा दोस्तों, देखिए, समय को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए कुछ बातों का यदि हम अनुपालन करें, कुछ चीजों को यदि हम अपने शिक्षण पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित कर लें, तो कमाल के रिजल्ट आ सकते हैं। तो समय बचाने के मामले में जो पहली बात है, एक शिक्षक के रूप में आप काम करते हैं, आपके पास कम समय होता है, ज्यादा काम होता है, तो किस तरीके से आप समय बचाएंगे, इस बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो इस संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो यह कहना चाहूंगा कि आप पहले से ही कुछ प्रमाण इकट्ठे कर लें। कैसे प्रमाण इकट्ठे करने हैं? जिससे आपको ये पता चले कि हाँ, जो मैं सिखाना चाहता हूं वो बच्चे सीख गए। कैसे आपको पता चलेगा कि जो आप सिखाना चाहते हो बच्चे सीखे या नहीं सीखे? यदि आप पहले से ही वो मानदंड चुन कर रखें, तैयार करके रखें कि ये चीज जब सामने आएगी तो हम समझ जाएंगे कि अब जैसे आप जब जाते हैं ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि ट्रैफिक ओपन हो गया? हरी बत्ती जलने से। आपको कैसे पता चलता है कि ट्रैफिक जाम है या यहाँ पर मुझे रुकना है? लाल बत्ती जलने से। तो आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे प्रमाण पहले से निर्धारित होने चाहिए जो आपको दिखने लगे बच्चों में, तो आप समझ जाइए कि हाँ, बच्चे सीख गए हैं। ये बेहद 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 जरूरी है, इससे आपका बहुत समय बचेगा। मैं अक्सर क्या करता हूं, मैं जब देखता हूं कि बच्चे एकदम संलग्न होके काम कर रहे हैं, पूरे मनोयोग से काम में जुटे हुए हैं, तो मैं निश्चिंत हो जाता हूं। क्यों निश्चिंत हो जाता हूं? मुझे ये लगने लगता है कि जब ये इनका पूरा मन इसमें लग चुका है, तो इनको सीखने से कोई रोक नहीं सकता। ये जरूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। उसके बाद से मैं कुछ क्वेश्चन रखा रहता हूं, 2 4 5। मेरा मानना है कि यदि बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए, तब मैं मानूंगा कि जो मैं सिखा रहा था वो बच्चे सीख गए। यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, या फिर मैं कुछ लिखने के लिए भी दे देता हूं, या फिर मैं कुछ सामने बुला के बोलने के लिए बोलता हूँ, यानी जिस तरीके के स्किल मैं सिखा रहा होता हूँ, उस तरीके का कुछ उपाय मैं पहले से सोच के रखता हूँ। तो मुझे इससे काफी समय बचता है और मजा भी आता है। मुझे एहसास भी होता है कि वाह, क्या कमाल हो गया, बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। इस संदर्भ में हम आगे बढ़े और जो दूसरी बात आपसे कहना चाहेंगे, वो है प्राथमिकता तय करना। बहुत सी बातें होती हैं और बहुत से सिलेबस बहुत बड़ा होता है। अब सारी चीजें यदि हम चाहें भी कि बच्चों को बता दें, तो कम समय में संभव नहीं है। छोटी सी घंटी है। और यदि हमने पहले से प्राथमिकता तय नहीं किया कि हमें इस चैप्टर के भीतर कौन ऐसी चीजें हैं जिन्हें बच्चों को आना ही आना चाहिए, जिन्हें हमें बता ही बता देना है, सिखा ही सिखा देना है, तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। यदि हम पहले से अपने प्रायोरिटी को फिट रखे हुए हैं कि चलो भाई, ये 1 2 3 4 ये टॉपिक पहले, उसके बाद से समय बचे तो ठीक, नहीं समय बचा तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो बच्चा जान जाएगा। और उन टॉपिक्स को सिखाने के बाद से यदि उस टॉपिक को आप सिखा दिए, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। प्राथमिकताओं को तय रखें। जैसे हमारे पास सवेरे से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर से सवेरे तक क्या होता है, 24 घंटा का समय होता है। और इन घंटों में यदि हम अपनी प्राथमिकता तय नहीं करते हैं कि मुझे क्या करना जरूरी है, तो हम उल जुलूल के कामों में लगे रह जाते हैं और हमारा समय पास हो जाता है।
कभी मोबाइल देखने लगते हैं, कभी यूट्यूब देखने लगते हैं और टाइम निकलता चला जाता है। तो बेहद 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 जरूरी है कि आप अपने प्राथमिकताओं को पहले से ही तय कर लें। तो सीखने के प्रमाण इकट्ठे कर लें, वो एक मानदंड बना लें। दूसरी बात करें कि अपनी प्राथमिकताओं को आप तय कर लें कि क्या क्या आप उसमें सिखा देना है। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आप काम कर पाएंगे। इस संदर्भ में मैं जो आपसे तीसरी बात कहना चाहता हूं, सीखने की जिम्मेदारी को साझा करें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिखाना आपका काम है, सीखना बच्चे का काम है। हम सोचते हैं कि हम ही मास्टर हैं, लेकिन मैंने कमाल का रिजल्ट तब पाया है जब बच्चों को हम सीखने में सम्मिलित करते हैं, उनको साझेदारी उनको देते हैं। कुछ काम उनसे करवाते हैं, कुछ काम हम खुद से करते हैं। सारा काम अपने माथे पर नहीं लेते हैं। और जब ऐसा मैं करता हूं तो कमाल के परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसा कर सकते हैं। एक दो काम और भी मैं करता हूं कि जैसे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यह काम यदि बच्चों से करवा लिया जाए तो उनकी सीखने की गति बहुत तेज हो जाएगी। तो मैं उन्हें उन्हें एक निर्देश देता हूं और उस निर्देश के बाद से देखते हैं कि बच्चे काफी संलग्न संलग्न होकर के काम कर रहे हैं। तो कुछ जिम्मेदारी बच्चों को भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो सारी जिम्मेदारी अपने माथे पर मत ले लीजिए, कुछ काम सौंपिए। सीखने की जिम्मेदारी को साझा करना का मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि बच्चों को भी लगे कि नहीं, ये केवल मास्टर साहब का काम नहीं है, मेरा भी काम है। उनको ये माइंडसेट देना बहुत जरूरी है। फिर उन्हें थोड़ा बहुत काम सौंपा जाए। यदि उन्हें आप जब काम सौंपेंगे, उन्हें जब आप जिम्मेदारी देंगे, तो जिम्मेदारी बड़े गजब के निभाते हैं बच्चों को यदि सही मायने में जिम्मेदारी दिया जाए तो बहुत गजब के परिणाम आते हैं। मैंने ऐसे बहुत से प्रयोग किए हैं जिम्मेदारी देके, और आपको यकीन नहीं होगा कि आप छोटे से बच्चे को कोई जवाबदेही देके देखिए, वो कितना गजब का। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि उसका क्लासरूम है, उसको साफ करना है, गंदा है। ठीक है कि वो चपरासी को करना चाहिए, लेकिन इन केस कहीं चपरासी नहीं मौजूद है, आप एक बार प्रयोग करके देखिएगा। कुछ बच्चों को उसकी जिम्मेदारी सौंपिए, मतलब उसको लगना चाहिए कि ये मेरी जवाबदेही है, मेरी जिम्मेदारी है। थोड़ा इंकरेज करिए और फिर देखिए आपको रिजल्ट कैसा मिलता है। जब छात्रों को काम सौंपते हैं ना, तो वो और सशक्त और मजबूत बनते हैं। आप सोचिए, काम ही उन्हें कुछ नहीं दीजिएगा तो मजबूत नहीं होंगे। सफलता के लिए सीखने के लक्ष्य और मानदंड स्पष्ट करें, यह बहुत आवश्यक है। क्यों सिखाना है, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सीखने का लक्ष्य क्या है? जब तक हमारे सामने उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, जैसे मैं आपको वीडियो बना रहा हूं और मुझे पता ही नहीं हो कि इस वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य क्या है, तो वीडियो की दिशा बदल जाएगी। इसका लक्ष्य जब स्पष्ट रहता है, किसी भी चीज में जब गोल आपके पास स्पष्ट रहता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं। और छठवीं बात यह है कि आप खूब भली भांति सोच लें कि इस दौरान शिक्षक क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा और बच्चे क्या करेंगे। उनकी क्या भूमिका होगी और मेरी क्या भूमिका होगी। जब भूमिकाएं एकदम स्पष्ट साफ सुथरी रहती हैं, तो आपको समय बचाना बहुत आसान हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना है और इस संदर्भ में बच्चों को क्या करना है। तो पहले से ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड रखें। यदि आप जब प्रिपेयर्ड रखते हैं चीजों को, तो काम करने में मजा भी आता है कि उसकी भूमिका क्या है, हमारी भूमिका क्या है। इस तरीके से इसको पूरी तरीके से आप स्पष्ट रखेंगे, तो आपका ज्यादा से ज्यादा समय सेव होगा। और छोटे छोटे समूह में छात्रों को शामिल करें, छोटा छोटा टीम बनाए, टीम वर्क कराएं, और इस प्रकार आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई और आपका समय भी बच गया। है ना कमाल की बात। तो इस तरीके के बहुत से टेक्निक के लिए, बहुत से बातों के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं लगातार कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन टिप्स और टेक्निक बताऊं। आपने इतना प्रेम से, इतना मन से मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। थैंक यू।